हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक सर्विसेज के बारे में। तो पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो यहाँ पे वेरियस पब्लिक सर्विसेज के बारे में बात करती है। और उसी के क्रम में हम देखेंगे कि जैसे पार्ट 14 में यहाँ पे आर्टिकल 308 से लेके 323 तक आता है। ओके, आर्टिकल 308 से लेके 323 तक। ओके, तो उसी क्रम में हम देखेंगे कि हमारे देश में कितने तरह के सर्विसेज हैं। ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, बहुत सारे सर्विसेज स्टेट्स के भी होते हैं। तो उन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 3 कैटेगरी में बांटा गया है पब्लिक सर्विसेज को। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, जिसमें आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आते हैं। फिर सेंट्रल सर्विसेज, जिसमें ग्रुप ए बी सी डी के सारे पोस्ट्स जो भी होते हैं वो सब कवर हो जाता है, सेंट्रल केंद्र सरकार की नौकरियां वगैरह। और उसमें आईएफएस आता है। ठीक है, उसके बाद स्टेट सर्विसेज। तो इस तरह से 3 कैटेगरी। अब इसको हम अगर डेप्थ में जाएं, उसको डिटेल में देखें, तो आर्टिकल 312 ये बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। ठीक है, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है। ये बस 3 आते हैं। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं आता, ध्यान रखेंगे। इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल इंडियन सर्विस में नहीं आता। ये कहाँ आता है? तो ये यहाँ पे आता है, सेंट्रल सर्विसेज का ये पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट है अमॉन्गस्ट ऑल द ग्रुप ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, इस एग्जामिनेशन को, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का ही एग्ज़ाम होता है, उसमें जो भी अगर फॉरेन सर्विस चुनना चाहता है तो उनको यहाँ पे मिलता है। तो ये एक सेंट्रल सर्विसेज हो गई। ऑल राइट, स्टेट सर्विस, बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंडर जितने भी सिविल पोस्ट, पुलिस, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर वगैरह, बहुत सारे पोस्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, तो यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, ये आती है। तो इससे पहले इसका नाम इंडियन सिविल सर्विस था और इसका इंडियन पुलिस था। तो इसको यहाँ पे नाम इस तरह से बदला गया इन 1947 में। एंड देन आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये 1966 में जो है इसको बनाया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि एक ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल राइट, तो गवर्न बाय ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951। तो ये सारे जो सर्विसेज हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के तहत गवर्न होते हैं। एंड जो रिक्रूटमेंट होती है और जो ट्रेनिंग प्रदान की जाती है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को असाइन कर दिया जाता है। ऑल राइट, तो जो सैलरीज़ हैं, जो पेंशन्स हैं, वो सब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे देती है। तो ट्रेनिंग का काम, रिक्रूटमेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सैलरीज़ एंड पेंशन्स का काम स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, अगर किसी भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है इनके ऊपर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। कोई भी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई भी अगर दंड का प्रावधान है, तो वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी यहाँ पे। सरदार पटेल को हम बोलते हैं फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद अब हम चलेंगे सेंट्रल सर्विस के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के जितने सारे सर्विसेज हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वो यहाँ पे कवर होता है। तो ग्रुप ए और बी जो होती है वो यहाँ पे गैजेटेड पोस्ट के लिए सिर्फ, ठीक है, ग्रुप ए एंड बी, दीज आर द गैजेटेड पोस्ट। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी ये नॉन गैजेटेड होते हैं। ठीक, उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विस, जो कि हमने बता दिया कि इट इज़ अ सेंट्रल सर्विस, इट इज़ नॉट ऑल इंडिया सर्विस। एंड जो रैंक है वो आईएएस के बाद आता है इसका। ऑल राइट, और इसका जो पे स्केल है वो आईपीएस से ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर आईएएस, फिर इंडियन फॉरेन सर्विस एंड देन आईपीएस। तो ये हायरार्की है यहाँ पे स्केल का। ओके, तो ये सेंट्रल सर्विस होने के बाद भी इसका जो रैंक है वो सेकंड है, आईपीएस से ऊपर है। एंड एट प्रेजेंट टोटल 60 ग्रुप एज सेंट्रल सर्विसेज आर देयर। ऑल राइट, अब हम देखेंगे स्टेट सर्विसेज के बारे में, जो कि यहाँ पे स्टेट के अंदर यहाँ पे कंट्रोल होता है। सो ग्रुप ए बी, जैसे कि हमने देखा था कि गैजेटेड पोस्ट होता है, ग्रुप बी एंड सी नॉन गैजेटेड।
गैजेटेड वाले को हम ऑफिसर्स बोलते हैं, नॉन गैजेटेड वाले को एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविज़न है कि 33% और 1/3 ऑफ द सीट इन IAS, IPS एंड IFS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि ऑल इंडिया सर्विस है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय द प्रमोशन ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन स्टेट सर्विसेज। तो कम से कम 1/3 ऑफ द सीट जो है वो यहाँ पे प्रमोशन से भरेगा। जो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 के तहत जो भी स्टेट सर्विसेज में लोग हैं तो उनका प्रमोशन होगा, और एटलीस्ट 33% सीट या 1/3 ऑफ द सीट प्रमोशन से भरा जाएगा। बाकी का सीट जो है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन से भरा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट इतना जो है वो यहाँ पे प्रमोशन से भरा जाएगा बाय द एम्प्लॉई हु आर देयर इन द स्टेट सर्विसेज। अब हम जैसे कि ये सब देख रहे थे तो हमने बता दिया आर्टिकल 308 टू 314 पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल इंडिया सर्विसेज का प्रोविज़न है। अब हम आर्टिकल वाइज देख लेंगे कि आर्टिकल 308 से लेके आर्टिकल 314 तक क्या क्या यहाँ पे है। ओके, सो आर्टिकल 308 सबसे पहले, सो दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो आर्टिकल 308 में है कि जो भी प्रोविजंस है ऑल इंडिया सर्विसेज के, ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता। आर्टिकल 309 बात करता है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं ये रेगुलेट करेंगे रिक्रूटमेंट को, ठीक है। आर्टिकल 310 होल्डिंग ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट सेंटर एंड गवर्नमेंट स्टेट। सो जो भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं ये यहाँ पे ऑफिस को होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर सर्विस है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस है, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ये होल्ड करेंगे ऑफिस। एंड अगर स्टेट सर्विस है तो गवर्नर उसको जो है रेगुलेट करेंगे। ओके, आर्टिकल 311 ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर भी इसको बोला जाता है। इसका मतलब है कि एक इंक्वायरी जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है अगर उनको हटाना है। मतलब अगर आप रिमूवल ऑफ द एम्प्लॉय के बारे में बात करें तो वो आर्टिकल 311 बात करता है, और इसमें बताया गया है कि एक इंक्वायरी जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप उनको रिमूव नहीं कर सकते, इंक्वायरी बैठेगी एंड देन कोई भी कंक्लूज़न अगर निकल रहा है तो उस हिसाब से उनका जो है रिमूवल होगा या डिसमिसल होगा, ठीक है। और ये जो है मिलिट्री पोस्ट के लिए नहीं है, सो देयर इज़ एन एक्सेप्शन कि आर्टिकल 311, ठीक है, ये यहाँ पे मिलिट्री पोस्ट को कवर नहीं करेगा। ऑलराइट, अब हम देखेंगे आर्टिकल 312 के बारे में। तो ये बात करता है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाय पार्लियामेंट ओनली इफ़ राज्यसभा पासिस बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर नया ऑल इंडिया सर्विस बनाना है पार्लियामेंट के तरफ से तो ये तभी हो पाएगा जब राज्यसभा ने पास करना है एक 2/3 ऑफ द मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग से, तभी जाके जो है ऑल इंडिया सर्विस यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। सो आर्टिकल 312 टॉक्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस बाय पार्लियामेंट। उसी में 312A है, बाय 28 अमेंडमेंट एक्ट 1972 इसको ऐड किया गया था। इसमें प्रोविज़न है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू रिवोक द सर्विस कंडीशन हु वर अपॉइंटेड बिफोर 1950। तो 1950 से पहले हमारा देश जो है आज़ाद तो हो गया, लेकिन जो कानून बने वो लगभग 1950 के बाद बने, ठीक है। तो इसमें ये प्रोविज़न है कि जो पार्लियामेंट का पावर है वो यहाँ पे सर्विस कंडीशन को हटा सकता है। पार्लियामेंट सॉवरेन है कि वो कोई भी सर्विस कंडीशन को हटा सकता है। अगर कोई भी बंदा 1950 से पहले अपॉइंट हुआ है तो फिर उसका यहाँ पे कंडीशन पार्लियामेंट के हाथ में है। ऑलराइट, तो क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 जो है उससे ये रेगुलेट होता है सारा कुछ, तो इसीलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।